आज टेक्नोलॉजी ने काफी प्रोग्रेस की है। कई सारी चीजें अब इंसान के हाथों में है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो नामुमकिन हो। ये सब कुछ हमें दिया है दुनिया के महान साइंटिस्ट ने। और आज मैं आपको दुनिया की उन इन्वेंशंस के बारे में बताने वाला हूं जो लोगों के लिए भले ही नए हो, पर उनकी खोज आज से कुछ साल पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन दुनिया के लिए ये आविष्कार एकदम बेकार साबित हुए। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी ही इन्वेंशंस के बारे में। साल था 1950। अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, MK अल्ट्रा। ये प्रोजेक्ट दिमाग को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया था, जो करीब 1966 तक चला। इस प्रोजेक्ट में लोगों को LSD यानी कि लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड नाम की दवा दी गई, जिससे लोग अपने दिमाग का कंट्रोल इन्वेंटर्स के हाथों में दे रहे थे। यानी आप इसे एक तरह का हिप्नोटिज्म कह सकते हैं। यही नहीं, लोगों को काफी फिजिकल टॉर्चर और मोलेस्ट भी किया गया। और जब साइंटिस्ट का मन इससे भी नहीं भरा तो इन्होंने लोगों के साथ वो सब कुछ किया जो बद से बदतर था। और जानते हैं ये सब कुछ क्यों किया जा रहा था? ताकि साइंटिस्ट केमिकल वेपन बनाकर उनके इंपैक्ट का पता लगा सके। और ये सब कुछ अमेरिका इसलिए कर रहा था ताकि वो सोवियत संघ को आजमा सके। और इसका अंजाम काफी भयानक रहा। 1896 में बॉम्बे में एक खतरनाक बीमारी ने जन्म लिया, जिसे प्लेग के नाम से दुनिया में जाना गया। अब आप में से कई लोग इसके बारे में जानते होंगे। असल में ये एक खतरनाक बीमारी थी जो जानवरों से फैली थी। ये येसेनिया पेस्टिस नाम के जीवाणु से फैली थी। आमतौर पर पिस्सू के काटने से ये बीमारी फैलती है जो किसी संक्रमित जानवर को काट चुके हैं। लेकिन जब ये बीमारी यूरोप में फैली तो यूरोप की आधी आबादी अपनी जान गंवा चुकी थी। 13th और 14th सेंचुरी में तकरीबन 10 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार हुए थे। लेकिन 1980 के दशक में रूस का दिमाग थोड़ा ज्यादा ही चल गया और उसने प्लेग को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इस पर रिसर्च शुरू की गई। रिसर्च का मकसद था प्लेग को हथियार के रूप में मिसाइल वॉरहेड के साथ प्लेग के बैक्टीरिया को दुश्मन पर छोड़ने की प्लानिंग। और ऐसा कहा जाता है कि सोवियत ने दुश्मनों के खिलाफ आजमाने के लिए सैकड़ों टन एंथ्रेक्स और टनों स्मॉल पॉक्स वायरस को इकट्ठा किया था ताकि वो दुश्मन का नाम तक खत्म कर सके। इसके बाद एक और मेडिकल टॉर्चर प्रोग्राम चलाया गया जिसे कहा गया एवर्जन प्रोजेक्ट। ये साल था 1971 से 1989 के बीच का, जिसे अंजाम देने का काम कर रहा था दक्षिण अफ्रीका। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था जिसे समलैंगिक सैनिकों को सजा देने के लिए किया जा रहा था। और इस प्रोग्राम को उस वक्त एक और नाम दिया गया एवर्जन थेरेपी, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक और केमिकल कैस्ट्रेशन को पार्ट बनाया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त के मेडिकल साइंस का मानना था कि समलैंगिकता एक दिमागी बीमारी है जिसे ठीक किया जा सकता है। और अब जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ वो अब तक का सबसे खराब और सबसे भयानक एक्सपेरिमेंट था, जिसे अंजाम दिया था नाजियों ने। ये एक तरह का कंसंट्रेशन कैंप एक्सपेरिमेंट था जिसे नाजियों ने कैदियों के कैंप में हजारों लोगों पर आजमाया। ये इतना बदतर था कि इसमें इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं थी। इस एक्सपेरिमेंट में कुछ लोगों का हाइपोथर्मिया कराया गया, मलेरिया की जर्म्स से संक्रमित करवाया गया, मस्टर्ड गैस छोड़ी गई, जबरन स्टेरलाइजेशन कराई गई। यही नहीं, कैदियों को जहर तक दिया गया और उनके जख्मों पर कई खतरनाक बैक्टीरिया छोड़े गए। और जब ये खतरनाक एक्सपेरिमेंट दुनिया के सामने आए तो लोगों ने नाजियों के डॉक्टर जोसेफ मेंगेला को एविल साइंटिस्ट का नाम दे दिया, जो शायद सही भी था। ये डॉक्टर अक्सर जुड़वा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करता था और वो लोग थे जो यहूदी या जिप्सी हुआ करते थे। इस डॉक्टर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कई लोगों के बॉडी पार्ट्स निकाल दिए, यहाँ तक कि आंखें तक निकाल ली गई। और ये सब कुछ हेट्रोकॉर्मिया रिसर्च के लिए किया गया, जो वाकई भयानक था। और अब बात करते हैं ट्रिनिटी टेस्ट की। अमेरिका ने एटॉमिक हथियारों के लिए एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त की है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको में एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किए गए। हालांकि एक्सपेरिमेंट में ब्लास्ट नहीं किया गया, बल्कि उसके डेटोनेशन का टेस्ट किया गया था, क्योंकि साइंटिस्ट का मानना था कि अगर बम का धमाका हुआ तो अमेरिका की सिचुएशन उस वक्त कुछ और ही होती। अब बात करते हैं थॉमस एडिसन की, जिन्होंने फोनोग्राफ नाम की डिवाइस को इन्वेंट किया। ये वक्त था 1878 का। ये डिवाइस साउंड को रिकॉर्ड करने और उसे रिपीट करने वाली पहली डिवाइस थी। इसके बाद एडिसन एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, क्योंकि वो अब टेलीफोन कॉल को रिकॉर्ड करने के बारे में सोच रहे थे। जब एडिसन का फॉर्मल प्रोटोटाइप काम करने लगा तो उन्हें लगा कि उनका ये एक्सपेरिमेंट सफल होगा। उनके इस नए डिवाइस को किसी टेलीफोन की जरूरत नहीं थी। इसका इस्तेमाल सभी तरह की आवाजों को रिकॉर्ड करने और यहाँ तक कि प्लेबैक करने के लिए किया जा सकता था, फिर चाहे वो सॉन्ग हो, ऑडियो बुक हो या और भी बहुत कुछ। 1877 की गर्मियों में एडिसन ने डिवाइस को रिफाइन किया और अलग अलग रिकॉर्डिंग मीडिया के साथ यूज किया। फाइनली एल्यूमिनियम प्लास्टिक की एक पतली शीट के साथ एक घूमने वाला सिलेंडर मिला और 19 फरवरी 1878 को फोनोग्राफ के लिए उन्हें पेटेंट मिल गया। और बस एक महीने बाद एडिसन स्पीकिंग फोनोग्राफ कंपनी शुरू हो गई। 1879 में फोनोग्राफ के बाद एडिसन ने खुद को लंबे वक्त तक चलने वाले बिजली के बल्ब की खोज में झोंक दिया और पहला आर्क लैंप 1803 में बनाया गया।
लेकिन अभी भी इसमें खोट था। असल में बल्ब तो बन गया, लेकिन ज्यादा देर तक रोशनी नहीं दे पाया। इसके बाद एडिसन ने मेनलो पार्क, न्यू जर्सी में अपनी एक नई रिसर्च लैब खोली और उस वक्त दुनिया की पहली रिसर्च लैब ये साबित हुई। एडिसन और उनकी टीम ने अपने बल्बों को ज्यादा सेफ और लंबे वक्त तक चलाने के लिए हजारों फिलामेंट इस्तेमाल किए और तब जाकर 1879 में एडिसन ने अपने इस नए एक्सपेरिमेंट के लिए पेटेंट हासिल किया, जो कार्बोनोशियस सूती धागे के रेशे का इस्तेमाल करके 14.5 घंटे तक की रोशनी दे सकता था। और अब एडिसन ने सूती धागे की जगह बांस का रेशा लगाया तो उनके बनाए हुए बल्ब ने 1200 घंटे तक की रोशनी दी, जो वाकई काबिल तारीफ था। इसके बाद बात करते हैं ऑटोमोबाइल की। 1886 में जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज ने एक ऐसी कार बनाई जो दुनिया के लिए किसी अजूबे से कम नहीं थी। ये कार पहली ऐसी कार थी जो गैस से चल सकती थी। इस कार में 3 टायर लगाए गए, जिसके लिए कार्ल बेंज को पेटेंट भी मिला। हालांकि बेंज से पहले ही कई साइंटिस्ट ऐसी कार बना चुके थे जो सिर्फ भाप और गैस से चल सकती थी, लेकिन उनके वो एक्सपेरिमेंट कभी सफल नहीं हो पाए। बेंज की टाइमिंग बेहतर थी। उन्होंने अपनी पेटेंट मोटर कार को साइकिल की क्रेज की तरह पेश किया। ये वो दौर था जब लोगों को हल्के और खुद चलने वाली गाड़ियां पसंद हुआ करती थी और बस बेंज की पहली कार 4 स्ट्रोक 0.75 पावर हाउस इंजन पर चलती थी, जिसकी टॉप स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसमें लगाए गए थे 3 स्टील स्पोक वाले लकड़ी के पहिए, पतले रबड़ के टायर, चमड़े के पैड वाले ब्रेक और क्रैंक ड्राइवन वर्टिकल स्टीयरिंग कार को बेहद शानदार बनाती थी। अब दौर था 1830 का। दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार बनाई गई। इस कार को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप की पहली कार घोषित किया गया। फिर 1881 में जर्मन इंजीनियर वर्नर वॉन सीमेंस ने बर्लिन में पहली बिजली से चलने वाली कार बनाई, जिसकी टॉप स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर थी और सीटिंग कैपेसिटी 50 लोगों की। सीमेंस ने बर्लिन में एक एलिवेटेड इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार लाइन का सपना देखा था, लेकिन अमेरिकी इंजीनियर फ्रैंक स्प्रेग ने 1888 में वर्जीनिया में पहली इलेक्ट्रिक स्ट्रीट कार बना दी थी और 1890 आते आते ये कार पूरे वर्जीनिया में 110 से ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन आने वाले वक्त में भी नई गाड़ियां आने की वजह से ये कार फेल हो गई। और अब आखिर में बात करते हैं विल्बर एंड ऑरेवल राइट की, यानी राइट ब्रदर्स की, जिन्होंने लोगों के हवा में उड़ने के सपने को साकार किया है। जी हाँ, वो राइट ब्रदर्स ही थे जिन्होंने दुनिया को पहली बार हवाई सफर दिखाया था। ये वो 2 भाई थे जिनके पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन दुनिया बदलने की ताकत रखते थे। अमेरिका के पश्चिम वर्जीनिया के हटिंगन शहर के एक पादरी ने अपने बच्चों को एक खिलौना लाकर दिया। खिलौना फ्रांस के एरोनॉटिक साइंटिस्ट अल्फोंसो पेनाउट के आविष्कार पर बेस्ड था। ये कागज, रबर और बांस का बना हुआ था, जिसने 2 भाइयों की कल्पना को उड़ान दे दी। 1903 में इन दोनों भाइयों की कल्पना जमीन से 120 फीट ऊपर 12 सेकंड की उड़ान भरने में कामयाब हुई। ये वो 2 भाई थे जिन्होंने पहली बार किसी विमान को हवा में उड़ाया था और प्लेन का नाम रखा गया राइट प्लेयर। और उनके इस आविष्कार से दुनिया में पहली बार 1908 में किसी हवाई उड़ान को राइट ब्रदर्स नाम दिया गया। खैर, ये थे दुनिया के वो एक्सपेरिमेंट जिनके बारे में जानकर शायद आप भी शौक रहे होंगे। क्या आपको इनके बारे में पहले से पता था? अगर नहीं तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी ही तमाम इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।